तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। इसमें जितने भी सारे फॉर्मूले ना वो मैं यहाँ पे लिख दिए, थोड़ा बहुत इनको डिस्कस कर लेते हैं। उस हिसाब से पहले देखो इसका इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा कि 3D हमने देखो 3D ज्योमेट्री जो है इसमें हमने पिछले में सिंपल 5 क्वेश्चन किए थे पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना और ये बड़ी होने वाली है क्योंकि जो 11.3 है वो पहले सिलेबस में थी और अब वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो ज़्यादातर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या 5 तो नहीं पर 4 नंबर के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इतने सारे फॉर्मूले हैं उसमें देखो तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन देखो फॉर्मूले ये हैं हमारे थोड़े यहाँ पे फॉर्मूले अलग अलग कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मेन बात ये ना इतने सारे फॉर्मूले देख के डरना नहीं है। सबसे पहले देखो फॉर्मूले को समझेंगे कि किस चीज़ के लिए क्या फॉर्मूला बना है, बस एक बार वो फॉर्मूला सही जगह पे यूज करो, छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, उसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। यानी कि तुम्हें सारे फॉर्मूले समझने पड़ेंगे एक एक करके। देखो सबसे पहले तो ये चैप्टर किसके बेस पे है, इसके स्टार्टिंग के कुछ चीजें देखो। पहले हमने बस वो पढ़ा है, यहाँ पे हम लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली लाइंस। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनानी है या फिर एंगल ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि इक्वेशन बना के दिखाओ, एंगल दो लाइन के बीच में एंगल निकाल के दो, पर वो दो लाइन इतनी सिंपल नहीं, वो 3D स्पेस में लाइन से। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं कि 2D स्पेस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दो कोऑर्डिनेट दे दिए, लाइन कट करेगी तो तुम्हें एंगल निकालना है। वो तो हम क्लास 10th के चैप्टर 3 के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या देखना पड़ेगा हमें कि 3D स्पेस में है वो, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीन हमें दिए जाते हैं, जिसमें क्योंकि 3D में क्या होता है एक्स वाई जेड तीन बनते हैं हमारे। ठीक है, उस हिसाब से अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखो इक्वेशन, पहले या फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। यानी कि एक लाइन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखो एक लाइन है, वो 3D स्पेस बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, इसमें एक जो लाइन है वो पास कर रही है एक पॉइंट से। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट के कुछ भी एक्स वाई जेड तीन हमें दे देंगे कोऑर्डिनेट्स हो चाहिए, पॉइंट पे तो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, 3D स्पेस में अब यहाँ से एक लाइन पास कर रही है इसके ऊपर से। पहली कंडीशन हो गई कि ये लाइन पास थ्रू अ पॉइंट। दूसरा विच इज पैरेलल टू अ वेक्टर, ये किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। यहाँ से एक और वेक्टर आ रहा है जो ये लाइन आपस में पैरेलल बन रही है, ये मान लो कोई दूसरा वेक्टर है। जब ऐसी कंडीशन मिलेगी और हमें इस वाली लाइन की इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पहली एक लाइन है जो एक पॉइंट को पास करके आ रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे एक्स वाई जेड। अब ये किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो इस टाइम पे हमें बोला इक्वेशन तैयार करके दिखाओ। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा, क्वेश्चन में ए बी वेक्टर वगैरह दिए जाएंगे। इस वैसे तुम्हें इसमें चैप्टर 11th में चैप्टर 10 के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से मतलब ठीक ठाक पता होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उससे पहले इसको पढ़ लेना अच्छे से जाके। ठीक है, और वेक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, उसमें प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं। बाकी इसके फॉर्मूले अलग हैं, पर वो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसमें वेक्टर यूज होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसकी वेक्टर फॉर्म, मतलब हमें बोला जाएगा कि ऐसी कंडीशन है ये ऊपर वाली और इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन तैयार करके दिखाओ। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन तैयार करने के लिए हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, ये है आर वेक्टर क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जिसमें ए वेक्टर भी दिया होगा और बी वेक्टर भी दिया होगा। बस हमें उसको पता क्या करना है, रख देना है ऐसी जगह, ए वेक्टर लिख दो प्लस लैम्डा लगा दो, बी वेक्टर लिख दो, हो गया काम। बस वहीं पे आंसर खत्म, अगर तुम्हें एग्जैक्टली फॉर्मूला पता है। अब मान लो ऐसे ही बोल दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दोनों सेम ही है, क्या करना है इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार करने पर। ये ध्यान रखो इसमें क्या बोला है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट। तो इसमें क्या कंडीशन, जैसे इसका भी अगर मैं तुम्हें डायग्राम करके दिखाऊं, तो ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसमें क्या है 2 पॉइंट है, उससे कोई लाइन पास हो रही है। ठीक है, उसके लिए बोला है कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बना के दिखाओ, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है ये रहा, लगभग सेम ही है। देखो आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा, यहाँ तक पूरा सेम है, बस बी की जगह पे बी माइनस ए है। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, इसको यहाँ पे रखो, छोड़ दो। ज्यादा कुछ एक ऐसा इसमें कॉमन आंसर नहीं है कि 5 10 15 20 आ गया, बस ये वेक्टर में ये आंसर आ जाएगा। इसको इतना रखो, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, उसको माइनस करके ऐसे कैसे ही छोड़ दो बस। ठीक है, ये हो गई इन दो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के 2 पॉइंट्स है। ठीक है, अब तो हो गई, एक तो हो गई वेक्टर फॉर्म। अगर मान लो कि किसी में हमें ये वेक्टर नहीं दे रखी, डायरेक्ट बोला है जैसे ए वेक्टर नहीं दे रखा, बी वेक्टर नहीं दे रखा, लेकिन फिर हमें बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स दे दिए एक्स वाई जेड, तो उसके हिसाब से भी फॉर्मूले हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, क्योंकि एक्स वाई जेड ही तो हमारे पॉइंट्स होते हैं। अगर पॉइंट्स के देखो वेक्टर नहीं दे रहे, पॉइंट्स दे रहे हैं, तो पॉइंट्स वाले में कार्टेशियन फॉर्म बनाई जा सकती है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, ए देखो
ए बी सी जो है वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। ये जो है तुम्हें 11.1 में भी मैंने समझाया था, और 10 चैप्टर में अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें पता भी होगा डायरेक्शन कोसाइंस, ए बी सी। और अगर ए बी सी नहीं दिए होते तो अगर डायरेक्शन वो दे रखे हैं, कोसाइंस दे रखे हैं, रेशियोज नहीं दे रखे, तो हम यहाँ पे एल एम एन भी लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जो कंडीशन में दे रखे हैं, अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो उनको लिख दो, और डायरेक्शन कोसाइंस है तो उनको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी x1 y1 z1 तो हमारा वो पॉइंट होगा, ठीक है। ये हो गया इसकी कार्टेशियन। अब बोले कि वो 2 पॉइंट से पास हुई है, सेकंड वाले की बात करूँ मैं, 2 पॉइंट से पास हुई है, पर अब उसकी भी वेक्टर फॉर्म नहीं दे रखी, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ही आंसर देना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में जब भी पूछा होगा तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स बताए होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ऐसे करके इनके पॉइंट्स बताए होंगे। तो देखो यहाँ पे वही तो चाहिए हमें, क्योंकि देखो अगर ये नहीं दिया जाए, हमसे बोला है कार्टेशियन फॉर्म निकालें, तो कैसे निकालेंगे? जब फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट ही उन्हीं की है तो फिर हम वो सारी वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, ठीक है। इतना तो तुम खुद भी समझ सकते हो कि अगर ये एक्स वाई जेड दिया होगा तो कार्टेशियन निकालनी है, वेक्टर दे रखा होगा तो ऊपर देखो वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर में लगा देंगे आंसर। अभी तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये दूसरा है, ये रहा x माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि एक्स टू एक्स वन है यहाँ पे। अब तुम बोलोगे x नहीं है, x देखो x1 y1 है यहाँ पे, लेकिन x y z की कोई वैल्यू नहीं है, वो x y z कांस्टेंट ही रहेंगे, वहाँ पे x y की फॉर्म में ही रहेंगे। यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी 4 5 6 7, पर ये जो y और x पहले पहले ना इनके आगे 1 2 3 नहीं लगा हुआ, यहाँ पे x y इनको ऐसे कैसे ही रखना है, और फॉर्म बनते ही छोड़ देना, बस वो आंसर हो जाता है। ऐसा नहीं कि सोल्व करना होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये चारों ना इक्वेशन तैयार करनी है, इसमें कोई आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये हो गए 4। अब बोला है कि देखो 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना है। देखो फॉर एग्जांपल ये 3D स्पेस में एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके बीच में एक एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। उस एंगल को निकालने के लिए भी सेम 2 कंडीशन है, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, जिसमें पूछा जाएगा उसी में ही आंसर निकालेंगे। जैसे अभी तक किसी में बोले वेक्टर फॉर्म में निकाल दो, तो कार्टेशियन को देखना ही नहीं है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि इसकी वेक्टर फॉर्म भी निकालो, कार्टेशियन फॉर्म भी निकालो, तो उसमें दोनों करेंगे, ठीक है। देखो ये वेक्टर कार्टेशियन, इसमें भी वेक्टर कार्टेशियन है एंगल निकालने के लिए। इसमें क्या है, अगर वेक्टर फॉर्म में बोल रखा है तो देखो सारा वेक्टर में लिखा हुआ है, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है b1 वेक्टर का b2 से, और दोनों का मैग्नीट्यूड को भी नीचे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये देखो इसमें क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में बोला है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a2 का स्क्वायर प्लस b2 का प्लस c2 का, ये जो है यहाँ पे इनका स्क्वायर करना है। ये इसमें क्या है, ये वैल्यूज में आंसर आते हैं, ठीक है। इसमें वेक्टर्स में आंसर आते हैं, पर इसमें हाँ वेक्टर्स में भी वैल्यूज आ सकते हैं, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड जो हमारा आता है उसमें वैल्यू आ जाती है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में एंगल निकालना मुश्किल है, वेक्टर की फॉर्म में इक्वेशन तो बन जाएंगी। इन दोनों में हमेशा क्या होगा, हमारे पास आंसर नंबर्स में आ जाएगा, कोस इनवर्स में भी आ सकता है। ये जो दोनों होते हैं ना, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये दोनों कोस थीटा के बराबर होते हैं, ताकि थीटा जब ये आए तो वो कोस इनवर्स बने, ठीक है। ये और ये, तो ये हो गया वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो ये लगा देंगे, कार्टेशियन फॉर्म में पूछा है तो ये लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या है कि मान लो 2 लाइनें हैं 3D स्पेस में, कोई भी 2 लाइनें हवा में ऐसे ही जा रही है। अब इन ये दोनों लाइन मान लो वहीं खत्म हो गई, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, इसको फाइंड करने के लिए भी हमारे पास अब फॉर्मूला है, और उसमें भी 2 है, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। जैसे अभी तक सब में चल रहा है वैसे इसमें भी चल रहा है। देखो इसमें मॉडुलस लगा हुआ है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब क्या है कि जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि पॉजिटिव बनना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए। अब यहाँ पे क्या है, मॉडुलस लगा दिया, a2 माइनस a1 वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल दो, इनका मैग्नीट्यूड करके निकाल दो। ये सब तुमने पढ़ रखा है, बाकी क्वेश्चंस के साथ देखेंगे तो और तुम्हें याद भी आ जाएगा, चैप्टर 10 का ये, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या बोला है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करेंगे जो हमने डिटरमिनेंट्स में कर रखा है, ठीक है। और वही नीचे भी लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम x2 x1 की बात करते हैं तो हम इसको गायब कर देंगे, ठीक है। इसको गायब कर देंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। इन दोनों का देखो b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और b2 को c1 से, यही लिखा हुआ है देखो, b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा, फिर जब इसको गायब कर देंगे तो ये और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अंडर रूट में है पूरा, फिर ये एक का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म में पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे चुपचाप उठा के। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिमार्क्स के लिए मतलब 2 पॉइंट है जो हमें बता रखे हैं कि अगर मान लो जो इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल हैं, तो हमें वैसे तो 10th क्लास का फॉर्मूला, पर फिर भी अभी काम आएगा तो इसको यूज तो करना ही पड़ेगा। 2 लाइन पैरेलल होती है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 लाइन पैरेलल है, अगर उनका a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और इक्वल टू 7 by c2 हो, मतलब फ्रैक्शन जो रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन हो तीनों के ही, तो फिर वो पैरेलल है।
अब बात करें कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, मान लो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है, तब पर कैसे पता चलेगा? तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर इन सबको प्लस करके हम सोल्व करें और आंसर हमारा 0 के इक्वल आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें कोई ज़्यादा ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ तो पूछी जाएगी, हमें बस सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मतलब ये पूछ लिया शॉर्टेज डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म पूछ लिया, तो सिर्फ ये वाला लगा देंगे आंसर। ठीक है, अब बोल दिया कि भाई एंगल निकालना है पर कार्टेशियन फॉर्म में, तो नीचे वाला लगा देंगे ये। बस उतना ही याद रखना है, बस फॉर्मूले सारे याद रखो। क्वेश्चन छोटे होंगे, ऐसे थोड़ी कि इनमें सारा हर एक फॉर्मूले लगेंगे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बस तुम्हें फॉर्मूले याद करने। तो देखो ये तो सारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है कि शो करना है कि हमें देखे तीन लाइंस दे रखी हैं। ठीक है, हमें बताना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। बस इतना याद रखो। इतने सारे फॉर्मूलेज में से एक रिमार्क्स में था परपेंडिकुलर वाला कि दो लाइंस में हमें देखना होता है कि परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था उसका मैं साइड में लिख देता हूँ पहले। ठीक है, उसी पे अमल करेंगे, आ जाएगा तो बता देंगे, नहीं है तो नहीं बता देंगे। हमें बस अच्छा शो करना है तो फिर आना ही चाहिए। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो मान लो पहली लाइन ये है, ए बी के ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये दूसरी लाइन है हमारी बी सी मान लेते हैं, तीसरी लाइन हमने मान ली सी डी। तो सबसे पहले किस पे चेक करें? सबसे पहले चेक कर लेते हैं ए बी और बी सी पे, दोनों लाइंस पे चेक करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं हमें ये कि डायरेक्शन रेशियोज हैं। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं हमें? 12/13, 3/13 और -4/13। ठीक है, सेम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC क्या दे रखा है? 4/13, 12/13 और 3/13। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD कितने रखे हैं? 3/13 -4/13 और 12/13। ये हमें दे रखे हैं इन सबके डायरेक्शन रेशियोज। ये हो गया 4/13। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले चेक करते जाना कि कौन कौन से परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम कौन कौन सी दो लाइन उठाते हैं? ए बी और बी सी। ठीक है, तो ए बी एंड बी सी। तो अब देखो करना क्या है, दोनों के a1 a2 को मल्टीप्लाई करना। अब a1 a2 क्या है? देखो इसका पहला a1 b1 c1 a2 b2 c2 abc, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, पहले तो इसका a1 क्या है? 12/13 मल्टीप्लाई इसका a1 क्या है? bc का पहला वाला 4/13 प्लस b1 b2 लिखना पड़ेगा, ये क्या है? माइनस का 3/13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इससे 12/13 से, फिर प्लस c1 c2 यानी कि माइनस का 4/13 मल्टीप्लाई इसको करना है 3/13 से। क्लियर? बस इसको सोल्व करके देखो, अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब ये दोनों लाइन तो परपेंडिकुलर है। तो क्या बनेगा? ये 12 4 सा 48, 13 13 सा 169। ठीक है, प्लस क्या भी माइनस भी आ सकता है। देखो दोनों इसमें से और इसमें एक में माइनस है ना, तो आ जाएगा माइनस का 12 3 सा 36 और 169 आ जाएगा। अब सिमिलरली इन दोनों में से भी एक में माइनस है 4 पे, तो ये माइनस आएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 12 और 169 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 148 और 169 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलके 36 और 12 भी 48 बन जाएंगे 169। अब देखो 48 169 और माइनस का 48 169, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आ गया? 0। कट क्या मतलब? बेसिकली माइनस हो गया, कटने पे तो 1 आ जाएगा, तो दोनों माइनस हो गए, 0 आ गया। तो ये तो पता चल गया कि ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी परपेंडिकुलर बी सी, दोनों में से एक परपेंडिकुलर तो दूसरा भी उस पर परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में कौन सी दो लाइनें उठाते हैं? इस बार करते हैं बी सी और सी डी को कर लेते हैं। ठीक है, बी सी एंड सी डी, इन दोनों लाइन की बात करते हैं। सेम जो काम यहाँ पे किया वही काम दोबारा करेंगे। अब देखो इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट की मल्टीप्लाई यानी कि a1 इंटू a2, तो 4/13 मल्टीप्लाई 3/13 प्लस, ये देखो पहले प्लस कर दिए, 12/13 को करना है माइनस के 4 से, तो 12/13 मल्टीप्लाई माइनस का 4/13। ठीक है, प्लस लास्ट से करेंगे तो 3/13 और मल्टीप्लाई 12/13। सिमिलरली इसको भी सोल्व कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12 और 13 13 ज़ा 169,
प्लस 12 × 4 = 48 आएगा, पर एक में माइनस लगा हुआ है तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस का 48/169 प्लस इन दोनों में प्लस है, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 36/169। क्लियर। अब ये देखो क्वेश्चन पहले की तरह रिपीट हो गया, इन दोनों में ये माइनस का इन दोनों को प्लस कर दो 12/69 और प्लस 36/169, तो ये बन जाएगा माइनस का 48/169 को चलो आगे ही रखता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 48/169। देखो ध्यान से, इन दोनों को मिला के 36 और 12 को प्लस 48 आ जाएगा, जैसे पहले आया था यहाँ पे भी 36 और 12 को। ठीक है, अब ये सेम एक माइनस का एक प्लस का, ये फिर से 0 हो गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जो BC है वो परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे। क्लियर। इसका तीसरा वाला भी कर देते हैं। थर्ड पार्ट में किसको चेक करेंगे अब करेंगे हम AB और CD को, AB एंड CD। तो अब इन दोनों के पहले उठाते हैं, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, सिंपल मल्टीप्लाई थी अभी तक। इन दोनों का पहले देखो 12/13 को 3/13 से पहले तो करना है मल्टीप्लाई, प्लस अब B वाले ये माइनस का और ये माइनस का, देखो इसमें क्या है माइनस का 3/13 और माइनस का 4/13। ठीक है, माइनस का 3/13, देखो इसको अच्छे से लिखते हैं, मल्टीप्लाई माइनस का 4/13। ठीक है, दोनों में माइनस इसलिए ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि बाहर प्लस है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट वाले को करेंगे, माइनस के 4/13 को 12/13 से करेंगे, यहाँ पे माइनस के 4/13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/13 से। अब देखो इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फिर से 36/169 आ जाएगा, क्योंकि 12 थी तो 36 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, अब देखो इनमें दोनों में ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस आएगा। 3 4 12, 12/169। इनमें से एक में माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 48/169। अब क्वेश्चन फिर से सेम हो गया जैसे अभी तक दोनों पार्ट किए थे हमने कि 36 और 12 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48/169 और यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 48/169। ये इससे कट हो गया, फिर से आंसर 0 आ गया। यानी कि जो AB है वो भी परपेंडिकुलर है CD पे। इसका मतलब क्या है, सबकी सब लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि शो करना है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है हमें। अब देखो लाइन की बात हुई है पर पॉइंट दे रखे हैं, A पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, B पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और हमें बताना है कि ये जो AB लाइन है, दो पॉइंट देखो पॉइंट है मिलके लाइन तो बनेगी ना, A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उससे हम लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो परपेंडिकुलर है AB, दोनों पॉइंट से मिला के लाइन बनाएंगे जब, तो एक C कोऑर्डिनेट रखा है, एक D कोऑर्डिनेट रखा है, यानी कि दोनों मतलब 4 कोऑर्डिनेट रखे हैं जिसमें 2 लाइन बनेंगी। हमें वो दोनों लाइन को दिखाने की वो पैरेलल है, नहीं पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, मैं तुम्हें दोबारा लिख के बता दूंगा या फिर से बता देता हूँ। परपेंडिकुलर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा परपेंडिकुलर चेक करने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले AB लाइन तो निकालें, उसके डायरेक्शन रेशियोज तो चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB लाइन पर हमें तो पॉइंट दे रखा है। देखो ये अब इससे कैसे निकालेंगे, वो तो हमें पता ही होगा कि 2 पॉइंट दे रखे हो तो कैसे निकालते हैं। इसके x2 में से x1 को माइनस कर दो तो पहला आ जाएगा। देखो पहले वाले में से पहला तो 3 - 1 कितना आ गया 2, डायरेक्शन रेशियो आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, 4 - 1 यहाँ पे देखो कितना आएगा, वहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फिर माइनस कर रहा हूँ मैं माइनस के 1 को, यानी कि देखो ये माइनस तो हमें लगाना पड़ता है और उसमें भी अपना माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। ये तो 4 + 1 कितना हो गया 5। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है -2, मतलब देखो ये -2 है, इसको माइनस करना है -2 से, तो बन जाएगा माइनस का 4। -2 और -2 कितना होता है -4 हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही निकालने पड़ेंगे हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD के लिए भी उसके दोनों पॉइंट्स रखें D और C। अब देखो कैसे निकालेंगे, 3 - 0 पहले से पहला तो 3 - 0 3 होता है, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 और 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ गए, इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ठीक है, अब ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो वो पॉइंट्स में रखे थे तो पॉइंट्स ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं इसको, किसका निकाल रहे हैं हम, AB एंड CD का निकाल रहे हैं ना, 2 लाइन है हमारी, इनको जरा चेक करता है उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो पहले देखो A1 को A2 से मल्टीप्लाई, पहले को पहले से, तो 2 × 3 पहले प्लस दूसरे को दूसरे से 5 × 2। ठीक है, तीसरे को तीसरे से, तो माइनस का 4 × 4 प्लस का 4 है, इस बार एक माइनस का 4 है एक प्लस का 4 है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो,
3 टू ज़ा 6 हो गया, ये कितना हो गया 5 टू ज़ा 10 हो गया, और ये माइनस का 4 प्लस का 4 कितना मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, पर माइनस का 16 आएगा क्योंकि दोनों में से एक माइनस का है। यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे माइनस का 16, ये कट होके कितना आ जाएगा फिर से 0। यानी कि अगर ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। आंसर बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 से थोड़ा सा लगे, बस इतना सा लगे क्या कि यहाँ पे हमें पैरेलल बताना है। परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर बताना था हमारा अलग फॉर्मूला था, पैरेलल के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूले याद रखते चलो, उसको सोल्व करते चलेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारा पैरेलल के लिए, यानी कि a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। अगर वो तीनों सेम आएंगे तो बोल देंगे कि भाई ये पैरेलल है। अब वो a1 a2 के लिए पहले abc चाहिए, यानी कि डायरेक्शन रेशोज चाहिए। तो जैसे हमने पहले निकाले थे सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशोज, उस फिर से निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज इनको नाम दे देते हैं, चलो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ए बी लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया तो डी पॉइंट हो गया, सी डी लाइन बन जाएगी। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी निकाल लेते हैं पहले। तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी माइनस इसके साथ, सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। ठीक है, देखो 2 - 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 - 7 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 है छोटा, -7 बड़ा है ना, तो निशान बढ़ेगा रहेगा। और 4 - 8, इसमें भी देखो 4 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो फिर से 4 तो आएगा पर माइनस का, वो तो तुम्हें पता ही है, इंटीजर तुमने पढ़ा ही होंगे। अब सिमिलरली क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे ऑफ सी डी में क्या करना पड़ेगा, इसको इससे माइनस करना है। देखो 1 को माइनस करना है -1 से, तो 2 बार माइनस हो गए, तो यानी 1 + 1 कितना हो गया 2। अब 2 को माइनस करना है -2 से, तो 2 बार माइनस हो गए फिर से, तो 2 + 2 4। और 5 को माइनस करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बस उसमें अप्लाई कर दो, तो a1/a2, मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, इक्वल टू नहीं, पहले चलो फॉर्मूला छोड़ो, इसको सोल्व करते हैं। देखो a1/a2 क्या है, a1 और a2 इन दोनों का पहला तो -2/2 कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, दूसरा b1/b2 कर लेते हैं, -4/4, दूसरा उठाया मैंने, फिर से -1 आ गया। c1/c2 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, -4/4, फिर से -1 आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और इक्वल टू c1/c2 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो ए बी लाइन है विच इज पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या है, रीजन है हमारा क्योंकि जो a1/a2 है वो इक्वल आया है b1/b2 के, और ऑल्सो इक्वल्स टू c1/c2। तो ये प्रूव हो गया। प्रूव तो खैर क्या करना था, प्रूव करना था कि अच्छा हाँ शो ही करना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू अ पॉइंट। अब यहाँ पे वो वाले फॉर्मूले लगने का टाइम आ गया जहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात हुई थी। तो उसके 2 फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्रिएट करनी है। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं वेक्टर फॉर्म लिखा होगा, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म में बताना है। करने को तो दोनों में ही बता सकते हैं, पर जितना पूछा है उतना ही बताएंगे। आगे किसी में पूछा जाएगा कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में भी बताएंगे। इसमें क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। ठीक है, पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है विच इज पैरेलल टू एक और वेक्टर है किसी के। अब मैंने तुम्हें एक वो बताया था पहला ही फॉर्मूला ना, जिसमें मैंने कहा था कि एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है और उसके पैरेलल कोई और वेक्टर, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था उसकी वेक्टर इक्वेशन के लिए। वो वाला फॉर्मूला था हमारा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर तुम्हें याद होगा तो ये वाला अप्लाई करना है और बस इसको अप्लाई करके छोड़ देना, इक्वेशन तैयार। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए और बी वेक्टर निकालने पड़ेंगे इसके लिए। सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो वो पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट से पास होके अगर वो गई है तो ए वेक्टर क्या बनेगा हमारा, देखो 1 1 है तो आई 1 के पीछे, मतलब आई के पीछे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 2j प्लस 3k। इस पॉइंट से मैंने बनाया ए वेक्टर हमारा आई प्लस 2j प्लस 3k, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं। ठीक है, बी वेक्टर हमें दे रखा है, कहाँ ये रहा, तो 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये दे रखा है बी वेक्टर। बस इसमें कुछ नहीं करना, इसको इस तरीके से लिख दो, इक्वेशन रेडी। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो आर वेक्टर हमारा क्या है, वो है ए वेक्टर लिखो पूरा का पूरा, i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, प्लस लगाना है, लैम्डा का निशान लगाओ। बी वेक्टर लिख दो पूरा का पूरा, 3i प्लस 2j माइनस 2k, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। यानी कि बेसिकली पता है क्या है, जितना इतने सारे फॉर्मूले, इसको देख के कुछ डरने या घबराने वाली बात नहीं है। बस जहाँ पे जितना पूछा है उतना बता दो, वहाँ पे हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है,
अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर से वही इक्वेशन ऑफ लाइन है, पर इस बार देखो क्या बोला है, वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों फॉर्म निकालनी है। और इस बार पहले से और काम आसान कर दिया। जो पॉइंट था ना, एक बोला है कि पासिस थ्रू अ पॉइंट और विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब इसमें तुम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि देखो पहली बात तो क्या बोली है यहाँ पे कि वो एक पॉइंट को पास करते हुए जा रहे हैं, यानी कि वो जो पहले वाला था ना, ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में ऊपर के दो लिखे हुए थे, उसमें हमने देखा था कि पॉइंट को पास करते हुए वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म के दोनों एग्जांपल थे, क्योंकि जो नीचे वाले उसमें 2 पॉइंट से पास होने वाला है, यानी ऊपर वाले फॉर्मूले वाले लगेंगे। पर तुम बोलोगे विच इज पैरेलल था यहाँ पे, ये तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, एक पॉइंट से होता है और दूसरा उसके जो भी वेक्टर होता है उसके पैरेलल होता है। लेकिन डायरेक्शन का मतलब भी वही है कि अगर वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वो उसी के ऊपर से जा रहा है, या तो उसके साइड बराबर बराबर चलते जा रहे हैं, तो है तो वो पैरेलल ही। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको सोल्व कर देते हैं सिंपल तरीके से। देखो दोनों फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले ए वेक्टर लिख लो। ए वेक्टर पॉइंट वाला होता है हमारा, तो ये है 2i माइनस जे प्लस 4k, ये हो गया। बी वेक्टर होता है हमारा विच इज पैरेलल, पैरेलल वाला लिखो i प्लस 2j और माइनस k। ठीक है, दोनों वेक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, दोनों फॉर्म में लिखना है। तो पहले वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। आर वेक्टर, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हमारा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये फॉर्मूला है। इसको अप्लाई कर देते हैं, तो आर वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर लिखो ऊपर वाला 2i j प्लस 4k प्लस लैम्डा, बी वेक्टर क्या है हमारे पास i प्लस 2j माइनस k। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन, क्योंकि देखो हमें बस इक्वेशन बना के छोड़ देनी होती है। तो पहले हमने पॉइंट वाला लिख दिया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिख दिया। ठीक है, अब इसी की कार्टेशियन फॉर्म लिख देते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला देखो क्या है, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। याद करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर ही तो है। देखो x माइनस x1 y माइनस y1 a b c। ठीक है, बस इसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए देखो सबसे मेन क्या है कि यहाँ पे ये x y z तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया हमें कि x1 y1 कुछ भी है, ये तो कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो x तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब जो x1 y1 z1 है, ये वाले ऊपर वाले, ये हम लेते हैं हमारे पॉइंट वाले वेक्टर से। जो एक पॉइंट था ना, क्यों बोल रहे कि एक पॉइंट से पास होके जा रहा है, दूसरा तो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, ये पॉइंट वाला है, इससे लेंगे x1 y1 z1 हमारे। तो x1 देखो क्या है 2, तो x माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये उसमें 2 है ना, तो ये 2 आ गया बाय ए किससे लेंगे, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज वो लेंगे हम अपने पैरेलल वेक्टर से, इस वाले से। इसमें देखो a कितना है 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वहाँ पे a का मतलब है ये डायरेक्शन रेशियोज उसके आगे लगे होते हैं, तो a 1 है, ये आ गया। दूसरा देखो y माइनस, माइनस को पहले देख लेते हैं। y1 क्या है हमारा, y1 है माइनस का 1, ध्यान से समझो y1 माइनस का 1 है, क्योंकि j के आगे का जो हमारा डायरेक्शन रेशियोज है एक तरीके से, तो वो -1 है। -1 है और y की यहाँ पे एक माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके प्लस का 1 बन जाएंगे। ठीक है, और b किसका आएगा, b हमारे पैरेलल वेक्टर का आ जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू, फिर से क्या करेंगे z। अब z1 चाहिए, z1 किस में, यहाँ पे 4 है, तो z माइनस लगाओ निशान, और z1 कितना है 4। अगर ये 4 में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, पर 4 में माइनस नहीं था। ठीक है, और c हमारे पास देखो पैरेलल वेक्टर में क्या है, माइनस का 1। ये बस तुम्हें थोड़ा सा समझना है, क्योंकि देखो ये वाला वेक्टर तो आसान है, वेक्टर फॉर्म वाला 2 मिनट में समझ लिया कि क्या था। एक को रखा, लैम्डा लगाया, दूसरे को रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये है कि जो ए बी सी है वो पैरेलल वेक्टर से लिए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे x1 y1 z1 है वो पॉइंट वेक्टर नहीं, बेसिकली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमारे जिस पे लाइन मूव कर रही है, जिस पॉइंट पे। ठीक है, बस ये हो गया। इसी के साथ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट और एक पैरेलल लाइन, यानी कि जो पहला वाला था ना उसी फॉर्मूले से होगा ये, कि कार्टेशियन इक्वेशन वाला फॉर्मूला लिखना है कौन से में, जो पैरेलल लाइंस वाला था। एक होता है 2 पॉइंट्स वाला, एक था पैरेलल लाइन वाला। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन वो भी कब, जब एक पॉइंट से पास होती है, पासिंग through a point and parallel to another vector, किसी एक वेक्टर के पैरेलल होती है वो, तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो देखो उसका फॉर्मूला था x माइनस x1 बाय ए
इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू आएगा y माइनस वाई वन बाय बी और z माइनस जेड वन बाय सी। इसमें हमें पुट करना है, मतलब ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इसमें हमें इसकी वैल्यू रखनी है। देखो अब सबसे पहले इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। देखो हम क्या करते थे, जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसमें जो x y z है वो पॉइंट के लेते थे। तो पॉइंट के क्या है, देखो पॉइंट हमें दे रखा है पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंट ये रहा माइनस का 2 4 और 5, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अब मान लो यहाँ से देखो मैं इसमें सारी वैल्यू पुट करता हूँ, तो x माइनस पहला पॉइंट क्या है माइनस का 2, ये पहला पॉइंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a। अब देखो a क्या है, ये हम पॉइंट में से लेते थे और ए बी सी लेते थे दूसरे वेक्टर में से। अभी जो दूसरा वेक्टर है वो कार्टेशियन इक्वेशन में दे रखा है, इसी में जिसमें हम निकाल रहे हैं, तो उसमें ए बी सी कौन से होते हैं, ये नीचे वाले, ये। तो इस वेक्टर से ए बी सी चाहिए हमें, यानी कि ए नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, मतलब जो वाई वन दूसरा पॉइंट है ये वाला 4 दे रखा है हमें, और नीचे बी क्या है इसमें दूसरे, देखो पैरेलल वाले में से मैं ए बी सी ले रहा हूँ जो कि हम हमेशा करते हैं, और पॉइंट में से हम लेते हैं x1 y1 z1। तो अब b कितना है हमारे पास 5, इक्वल टू z माइनस z1 कितना दे रखा है हमें माइनस का 5 बाय c कितना है दूसरे में 6। इस सबको बस सोल्व कर दो। देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x प्लस 2/3 इक्वल टू ये y माइनस 4 एक ही माइनस है बाय 5 इक्वल टू 2 माइनस है तो z प्लस 5/6। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, हमें इसी कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, बस इतना सा काम है। बस कार्टेशियन इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। अब देखो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है हमारे पास, वो होती है, यहाँ पे मैं आर वेक्टर लिख देता हूँ क्योंकि इसको आर वेक्टर कहते हैं ना, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही होती है इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे निकालते थे, जो हम पहले तरीके से करते थे। देखो ये वाला किसका है, देखो इतना ध्यान देखो यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है कार्टेशियन का, ये है हमारे पास एक पॉइंट और एक पैरेलल से जाती हुई, तो उसका फॉर्मूला है। तो देखो जो नीचे वाले होते हैं ए बी सी, ये दूसरे वेक्टर से लेते थे हम लोग, ठीक है, तो वो बी वेक्टर में जुड़ेंगे ये, और जो ऊपर के होते थे x1 y1 और z1 ये जाएंगे ए वेक्टर में, बस हो गया। तो देखो ए वेक्टर निकालते हैं पहले इससे, ए वेक्टर क्या होगा, देखो ये माइनस का 5 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5i, और मैं बता दूंगा यहाँ पे क्यों, और ये माइनस का 4j और प्लस का 6k। देखो यहाँ पे जो भी नंबर था, देखो ये माइनस का 5 है, यहाँ पे मैंने प्लस का लिया, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे मैंने माइनस का 4 लिया। हर साइन को मैंने उल्टा इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है x माइनस, उसकी वजह से साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे x माइनस हुआ होगा पहले कभी, तो उसकी वजह से इसका पहले वाला साइन चेंज हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस की वजह से 2 लगते थे, 2 माइनस में एक प्लस होता था, इसलिए मैंने सबको उल्टे लिखा था, क्योंकि फॉर्मूले में लगने से पहले यहाँ पे एक माइनस की वजह से सबके साइन चेंज होते हैं पॉइंट के। तो अब ये सारे साइन चेंज करके वापस लिखे हैं मैंने, अब क्योंकि यहाँ पे वो माइनस नहीं है ना। अब देखो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर होता था हमारे दूसरे की एबीसी, तो ये दूसरे की एबीसी नीचे से ले आएंगे हम, ये हो जाएंगे हमारा 3i प्लस 7j और प्लस 2k, ये दोनों हो गई। इसको इस फॉर्म में लिखना है बस, तो हो गया आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर लिखो पहले तो 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा, बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर है 3i प्लस 7j प्लस 2k, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिखनी है हमें, ठीक है, ऑफ द लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन एंड एक पॉइंट है। देखो अब यहाँ पे जो हम अभी तक एक इक्वेशन में बना रहे थे ना पॉइंट, जिसमें क्या हो रहा था, एक पॉइंट से जा रहा था और एक पैरेलल लाइन से जा रहा था, वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे क्योंकि अब आ गए हमारे 2 पॉइंट्स वाले फॉर्मूले। देखो ओरिजिन भी तो क्या होता है, ओरिजिन भी एक पॉइंट है, 3D स्पेस में ओरिजिन भी तो 0 0 0, यानी कि अब पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाले, उसके दोनों फॉर्म में लिखना है, वेक्टर भी कार्टेशियन भी, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला वो भी कब, जब पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, थ्रू 2 पॉइंट्स, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। बस फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अब देखो ए वेक्टर क्या, पहला वेक्टर क्या हमारा 0 0 0, तो ये तो हो गया 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लेमडा, बी माइनस ए वेक्टर, देखो बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करना है, यानी 5 माइनस 0i, ठीक है। फिर अगला क्या है, माइनस का 2 है ना, तो माइनस 2 और माइनस 0, सबसे 0 माइनस करना है j, और फिर है
3 माइनस 0 के वेक्टर। इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा, ये तो हो जाएगा 0i 0j और 0k वेक्टर, ये 0 है, ओ मत समझना, और प्लस लैम्डा। आंसर आ जाएगा 5 माइनस 0 कितना होता है, 5i आ गया, माइनस का 2, क्योंकि माइनस 0 से माइनस करने में कोई चेंज नहीं आएगा, और प्लस का 3k, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए बस। अब कार्टेशियन फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसी का ही। कार्टेशियन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है पहले वाले से। कार्टेशियन फॉर्म में कैसा फॉर्मूला है हमारे पास, देखो वो है x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1। क्योंकि देखो इसमें y1 और y2 दो है ना, पॉइंट भी तो दो है, वो भी ध्यान रखो, बस इतना सही है। z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1, बस इसको पुट कर दो, वैल्यू अपने पास आ जाएगी हमारे पास आंसर में। ठीक है, देखो ये x तो ऐसे कैसे ही रहेगा, माइनस x1 क्या है पहला वाला 0 बाय x2 माइनस x1, अब x2 5 x1 0, यानी 5 माइनस 0, बस यही है। y तो ऐसे ही रहेगा, y हमारा कांस्टेंट है, माइनस y1 क्या है पहले में 0, और इसमें y2 मतलब y2 में से y1 ना माइनस 2 माइनस 0, माइनस 2 में से 0 को माइनस करना है, तो माइनस 2 माइनस 0 इक्वल टू, अब z1 ये सेम z कांस्टेंट है हमारा, z1 क्या है हमारे पास 3, नहीं z1 तो यहाँ पे है 0, पहले वाला ये था ना, और फिर है 3 माइनस 0, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 0। इसको सोल्व कर दो, देखो यहाँ आ जाएगा x बाय 5, क्योंकि 0 से माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा y बाय माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा z बाय 3। तो ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म जब 2 पॉइंट से पास होता है। ठीक है, अब इसी के साथ इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन कंप्लीट तो नहीं, पर जितने हैं उतने करते हैं, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।